नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा योग है मुस्तादी मर्म कषायम, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग के सभी के क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट जरूर आते होंगे कि हमको चोट लग गया है, तो आप कोई आयुर्वेदिक दवाइयां दीजिए और हमें एलोपैथी का इलाज नहीं करना है। एलोपैथी का वो करते हैं जहां पे जरूरत होती है, सर्जिकल जहां इंटरवेंशन की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं कि आप सूजन भी कम कर दीजिए आयुर्वेदिक दवाइयों से, दर्द भी कम होना चाहिए, हमारा जो अल्सरेशन है उसको भी ठीक करना है, जख्म को भी ठीक करना है और ताकत भी देना है। इन सबको सोच के मुस्तादी मर्म कषायम ये बनाया गया है। और ये हमारे आचार्य लोग जो थे, आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग जो पुराने पुराने, उन लोगों ने ये मुस्तादी मर्म कषायम बताया है। इसमें खासकर क्या दवाइयां रहती हैं, तो अपना चरक संहिता में सूत्र स्थान में संधानीय गण बताए, जो संधान करता है, हीलिंग करता है, उसके द्रव्य लिए हैं, जैसे कि यष्टि मधु, सारिवा, लज्जालु, दुरालभा, ऐसे बहुत सारे द्रव्यों से मुस्तादी मर्म कषायम बनाया जाता है। मुस्तादी मर्म कषायम जो है यह किस किस चीजों में काम आता है, जहां पर भी एक्यूट इंजरी होती है, जहां जख्म हो जाता है या इंजुरी होती है, चोट लगता है, अभिघात होता है, जैसे कि मसल्स में हो गया, है ना, मांसपेशियों में हो गया, टेंडन में हो गया, सिरा और कंडराओं में हो गया, इसी तरह से लिगामेंट्स में, जहां पर भी कंडरा है और स्नायु है, वहां के इंजुरी में, या हड्डी में कहीं लग गया, फ्रैक्चर हो गया, तो हम ठीक है वहां प्लास्टर कराया, ठीक है, लेकिन उसके बाद में जोड़ने के लिए संधानीय गण चाहिए। तो मुस्तादी, अभी हम केवल आभा गुगुल लाक्षा गुगुल पे ही ध्यान न दें, मुस्तादी मर्म कषायम है, यह भी बहुत अच्छे से हील करता है क्योंकि इसमें संधानीय गण के द्रव्य हैं। इनको क्या करना है, मुस्तादी मर्म कषायम बने बनाए मिले तो, कोई कंपनी का मिले तो बहुत अच्छा है, वैद्य रत्नम, आर्य वैद्यशाला, ऐसे बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, नहीं तो आप फ्रेश बनाइए तो बहुत अच्छा है। और मुस्तादी मर्म कषायम 15 ml जो लेना है, 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, 60 ml गर्म पानी के साथ मिक्स करके सुबह शाम लेना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। जो भी सॉफ्ट टिश्यू की इंजुरी रहती है, या फिर मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स में, वो बहुत अच्छा काम करता है। या फिर कहीं कट गया, टेंडिनाइटिस हो गया, ब्रूसाइटिस हो गया, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज हो गया, स्प्रेन्स हो गया, स्ट्रेन्स हो गया, ऐसे सारे कंडीशन में मुस्तादी मर्म कषायम बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आयुर्वेद में अगर स्पोर्ट्स मेडिसिन के कोई मेडिसिन देखा जाए
तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। यह बहुत जल्दी रिपेयर करता है क्योंकि इसमें संधानीय गण के द्रव्य हैं, जल्दी जल्दी जख्म को व्रण रोपण करता है, व्रण शोधन करता है, और यह क्या करता है कि व्रण को पूरी तरह से हील कर देता है, और ये एक्यूट स्टेज में बहुत अच्छा काम करता है। तो जहां पर भी दर्द है, या फिर छिल गया है, कट गया है, या फिर सूजन है, या इन्फ्लेमेशन है, तो मुस्तादी मर्म कषायम बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा काम करता है। यह पूरा जख्म को हील कर देता है, नए सेल लाता है, जो कोलेजन बनना चाहिए वहां पे सेल्स, वो बना देता है। फ्रैक्चर हीलिंग में भी जिस तरह से आभा गुगुल लाक्षा गुगुल का काम है, उतना ही इसका मुस्तादी मर्म कषायम से भी हील होता है। इसी तरह से इसमें दर्द नाशक जो भी द्रव्य है ना, वो पेन किलर है, एनाल्जेसिक द्रव्य है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी एडेमेटिक्स मतलब सूजन को कम करने वाली दवाइयां हैं। इसी तरह से तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य हैं, तो तिक्त रस और कषाय रसात्मक द्रव्य जल्दी हील करते हैं, और ये वात का शमन करने वाले द्रव्य हैं। इसमें पित्त हरत्व प्रॉपर्टी रहता है। इसी तरह से क्लेद को दूर करना, क्योंकि कहीं पर भी सूजन आ गया तो वहां पे क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, पोए उत्पन्न होता है, तो क्लेद को दूर करने का शक्ति है, रोपण कर्म करता है, और यहाँ पे बल देता है, और सूजन को कम करता है, पेन को कम करता है। इसी तरह से रोपण गुण जो रहता है, रोपण गुण में क्योंकि संधानी गण के द्रव्य है, तो ये जख्म व्रण रोपण करता है, तो यह क्या करता है कि रिपेयर करता है, संधान करता है, जोड़ते रहता है। उसी तरह से मुस्तादिक मर्म कषायम जो है ना, ये फ्रैक्चर हीलिंग में भी बहुत बढ़िया काम करता है, मसल्स और टेंडन्स के इंजरी में काम करता है, मसल्स में स्ट्रेन आ गया है, स्प्रेन आ गया है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए आप लोग मुस्तादी मर्म कषायम का प्रयोग करिए अपने प्रैक्टिस में। मुस्तादी मर्म कषायम जो है, ये कहीं पर इसका नाम है मुस्तादी मर्म कषायम, मर्म भाग में कहीं पर भी अगर इंजरी अभिघात हो गया है, तो ये वहां पे जल्दी से जल्दी हीलिंग करता है। क्रॉनिक पे उतना काम नहीं करेगा जितना एक्यूट फेज में ये काम करता है। अभी इस पर आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आप लोगों ने यूज किया है मुस्तादी मर्म कषायम? अगर यूज नहीं किया है तो आप लोग जरूर यूज करिएगा। डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपका स्वागत है। आप कहाँ थी मैम इतने दिन तक? हम आपको मिस कर रहे थे। डॉक्टर मंदाकिनी मैम। सर मैं यही थी। आपके पापा के साथ में इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, और आपके साथ में सर तो हम ही लोग तो संभाषा कंटिन्यू कर रहे थे। फिर सर बाद में सर ना क्या होता था कि मतलब मजा नहीं आ रहा था संभाषा में। फिर आप आने वाले भी थे 3-4 दिन में, फिर मैंने कहा कि अब सर आ जाए फाइनली तभी इकट्ठा आएंगे, इसलिए सर थोड़ा सा सॉरी मैं उसके लिए। अब आप आ गए तो सर कंटिन्यू हो तो जाएंगे। इतने दिन में आपने कोई नए पेशेंट देखे, कुछ अनुभव है? सर इतने दिन में नए पेशेंट मुस्तादी मर्म का ही बता देती हूँ सर। अभी ये तो मतलब 3-4 साल पहले मैंने काफी यूज किया था सर, तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता था मेरे को इसमें, संधिवात वगैरह में। और नए पेशेंट में सर अभी ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन फिलहाल एलोपेशिया का आपने गॉल पेशेंट। ब्लैडर स्टोन की पेशेंट थी, उसको आपने दवाई देके भेजा था गांव, 1 महीने बाद आने वाली थी, याद है? हाँ सर वो आई नहीं वो अभी तक तो वो आया ही नहीं। फिर मैंने उसको मैसेज भी किया था, तो फिर वो बोला कि हाँ मैं आके ले जाऊंगा, ले जाऊंगा, तो फिर वो आया ही नहीं दोबारा। और एक पेशेंट और थी मेरी गॉल ब्लैडर की, उसको मैंने केवल आरोग्य वर्धिनी और कुछ सुदर्शन चूर्ण और 2-3 चूर्ण और चलाए थे, तो उसका 8 mm था तो 5 mm हो गया था। फिर उसके बाद उसको काफी तेज दर्द हो गया, फिर वो अपने गांव चली गई, वहां जाके उसने कोई आयुर्वेदिक की काढ़ा वगैरह पिया तो वो निकल गया, तो उसका रिपोर्ट तो मुझे मिल गया। जी। बस अभी इतना ही चल रहा है। और एक आध पीसीओडी के पेशेंट्स हैं अभी सर, तो अभी मैंने उनको भी एक लड़की है अभी उसको पीरियड्स नहीं आ रहे थे, तो मैंने तिल अजवाइन और गुड़ का काढ़ा दिया था मैंने उसको, और जिससे उसको पीरियड्स आए, और पीरियड्स आने के बाद अभी उसको सारे हेतु निकाले थे। तो बच्ची थी तो बाहर का खाती थी, दीवा स्वाप करती थी, और उटपटांग चीजें खाना, रात्रि जागरण, मोबाइल यूजेस, बहुत सारी हिस्ट्री थी। तो अब उसको पीरियड्स आ गए, तो आज से फिर मैंने उसको जो है रसपाचक, रक्तपाचक, आरोग्य वर्धिनी, और साथ में मैंने उसको वर्णादि कषाय, मैंने बोला शीघ्र पत्र मिल जाए तो उसका काढ़ा बना करके वर्णादि कषाय के साथ ले लेना, तो फिर देखते हैं सर क्या होता है। अभी इतना। और एक एलोपेशिया का पेशेंट आया है, तो उसका भी मैंने सारा हेतु निकाला है। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसको बहुत पहले ही
रहने वाला वो वहाँ का उत्तराखंड का है। तो वो यहाँ पर आया, तो उसके बाद यहाँ पर आकर उसके बाल झड़ने चालू हुए। फिर उसने जाकर ट्रीटमेंट लिया, इंजेक्शन वगैरह लगवाए, तो बाल तो आ गए, लेकिन पहले एक पैच था, फिर वो उसको लगवाने के बाद फिर उसके आपने और क्या दिया मैम, क्या दिया आपने? ये पेशेंट जो मेरा एलोपेशिया वाला है, हाँ, क्या दिया था इसको इसको बाल मैंने पे? फिर अभी रिपोर्ट मंगाया है, मैं बता दे रही हूँ, इसको मैंने अभी रिपोर्ट मंगाया है। तो उसका सर प्लेटलेट्स 40,000 है, साथ में उसका हीमोग्लोबिन भी कम है, और एक पता नहीं क्या तो है, वो प्रॉब्लम है। फिर मैंने उसको बोला है कि मैंने कहा कुछ टेस्टेरोन वगैरह का भी और एक लीवर का एलएफटी कराएंगे। तब तक सर मैं उसको मैंने सोचा है आरोग्यवर्धिनी, आम पाचक बटी अभी और एक अभिपत्ति का चूर्ण चलाऊंगी जब तक इसकी रिपोर्ट आ जाएंगी। फिर उसके बाद सर ये जो हम लोग चलाते हैं प्रवाल पंचामृत वगैरह, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी सर। ठीक है। अभी तो दीपन पाचन अनुलोमन करके तब तक सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, हेतु सारे बंद करवा दिए, करवाएंगे कल, कल आ जाएगा वो, आज आ नहीं पाया। जी। और कुछ बताऊं सर? और बहुत कुछ बताइए आप, हम सुनना चाहते हैं आप। नहीं सर, बस अभी ये, और एक पेशेंट थी मेरी, उसका भी हेयर ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसको भी हमने ये प्रवाल पंचामृत वगैरह दिया था। एक चीज मैंने अपने प्रैक्टिस में फील की है, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कि जब हम किसी को रसायन चलाते हैं, तो 1 महीना रसायन चलाते हैं, अंडरवेट लड़का था, तो उसको मैंने बला सुगंध शतावरी का चीरपार चलाया था, 1 महीना उसने पिया, और जैसे ही शतासर बंद किया हमने रसायन 1 महीने बाद, तो तुरंत मतलब जैसे जैसे नहीं होता कि व्याधि क्षमत्व घटता है, क्या होता है, वो तुरंत बीमार पड़ जाता है। ऐसे ही मेरी ये जो पेशेंट थी हेयर फॉल वाली, इसको हम दवा दे रहे थे, तो उसने कुछ इरेगुलर दवा कर दी थी, लेकिन हेयर आ गए उसके अच्छे से। फिर हमने उसको नरसिम रसायन दे दिया, जैसे ही उसका नरसिम रसायन खत्म हुआ तुरंत उसको भी फीवर आ गया। मतलब ऐसा क्या होता है क्या कि तो हम जब उनका देते हैं, खान पान और उनका जो बॉडी का जो है खान पान, पानी, ये सब दूषित है, वो जो कंटिन्यू खा रहे हैं या दिनचर्या नहीं पाल रहे हैं, अग्निमंद हो रहा है, ये सब कारण होता है। तो रसायन ज्यादा दिन चलाना चाहिए मैम। सर कितने दिन चलाएंगे ऐसे कंडीशन में 1 फिर? साल 2 साल 3 साल, जब तक वो पूरा मजबूत नहीं होता है तब तक चलाते रहिए। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि ऐसा हम चला रहे हो तब तक तो बॉडी सस्टेन रहती है, उसके बाद फिर तुरंत जैसे ही बंद करते हैं तो फिर हम वो। जो रसायन द्रव्य दे रहे हैं वो भी तो दवाइयां ही है ना। हाँ इन हाँ। रसायन है तो वो नाम ही है रसायन, वो हम बहुत सालों तक कंटिन्यू चला सकते हैं। अच्छा, उसको एक ये मतलब रसायन का मुझे नाम ही ऐसा, है कि वो हाँ लाइफ मुझे लॉन्ग भी प्रैक्टिस खा में सकते फील हैं। हुआ, मैं प्रैक्टिस से मुझे ये फील हुआ 2-3 लोगों के साथ में, तो मैंने कहा जरूर इसको मैं सर से तो पूछूंगी। आप क्यों बंद करती हैं मैम? मैं मत सर बंद। कब बंद करती हूँ, ये लोग खुद ही इतने तेज होते हैं कि अपने आप ही दवाइयां चला लेते हैं, नहीं, बंद कर उनको लेते हैं। बोलना है कि आपको बहुत साल लेना है, क्योंकि आपके जो घटक द्रव्य सेल्स वगैरह वो बहुत कमजोर हैं, उनको 1 महीना से नहीं होगा, रिजुवनेट नहीं होंगे। उनको नया बनाने के लिए पूरा शरीर को कायाकल्प करना पड़ेगा। कायाकल्प मतलब पूरा शरीर को ही चेंज करना है। जैसे कि गर्भावस्था में बच्चा 9 महीना लगता है, तो वो 1 महीना में थोड़ा ना होगा बच्चा। इसी तरह से ये पूरे नए सेल को बनाना है, इसलिए लॉन्ग टर्म ये रसायन लेना चाहिए। और एक चीज और पूछनी है सर, जैसे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो मतलब इनके किडनी में स्टोन होता है, तो जब इनको ट्रीटमेंट करो तो किडनी का स्टोन तो निकल जाता है, पर दर्द स्टिल वहीं बना रहता है, सर ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्रोतोरोध जन्य संप्राप्ति है कहीं ना कहीं। मूत्र की उत्पत्ति कहाँ होती है? पक्वाशय में होती है। हाँ तो वहां से वो फिल्टर होके किडनी पे जा रहा है, तो उनका ठीक है। पक्वाशय में आम संचिति रहती है, मलावरोध रहता है, स्त्रोतोरोध रहता है। तो आपने दीपन पाचन नहीं दिया और केवल किडनी स्टोन का दवाई दिया, तो वो नहीं, क्या? दीपन पाचन तो दिया था, मेरे साथ 2 केस में ऐसा हुआ। नहीं, तो उनका तो मैं, कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुआ मैम। एक तो सर लड़की थी, उसको क्या हुआ, उसको उसकी हिस्ट्री थी कि जब भी वो कोई दवा खाती थी उसके पीरियड इरेगुलर हो जाते थे, तो उसने मुझे बताया था, तो मैंने कहा हमारी आयुर्वेदिक से तो नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने उसको आयुर्वेदिक दवा दी और ये किडनी का स्टोन क्लियर हुआ, तो उसके पीरियड जो है फिर वो मतलब बार बार आने लग गए हर 15 दिन पे। आपने और फिर क्या दवाई दिया? क्या दवाई दिया? क्या दवाई मैंने दिया? उसको दीपन पाचन के लिए मैंने अजमोदादी चूर्ण दिया था, और लड़की को हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहता था, तो मैंने हमें उसको त्रिफला चूर्ण दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसको आरोग्यवर्धिनी दिया, आरोग्यवर्धिनी के साथ में ये अपना जो पतंजलि वाला आता है, क्या नाम नाम आता है वो, और उसके साथ उदरा, ये रक्त दोष हर क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ दिया था। जो भी आपने द्रव्य दिया है, उसने बॉडी में हीट बढ़ गया उसको, तो उसका या तो डोज बंद करिए या मेडिसिन चेंज करिए। नहीं, वो तो सब कुछ ठीक हो गया, मतलब दवाई जैसे ही हुआ ना, दवा 1 महीने तक तो वो खाती रही,
तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, पीरियड भी रेगुलर, सब कुछ रेगुलर। फिर जैसे हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो क्लियर हो गया, तो मैंने कहा अभी दवा बंद कर दो। फिर जैसे ही दवा बंद करी वैसे ही उसको फिर ये अपान वायु की दृष्टि हो गई। तो फिर इस केस में क्या करना में है? बस्ती देना चाहिए, मात्रा बस्ती कुछ दिन तक आपको। सर किसकी देंगे फिर इस केस में? आप इसमें शीरबला तेल, चंदनबला लाक्षादी तेल, धानवंतर तेल, तिल तेल, सिंपल तिल तेल का भी मात्रा बस्ती दे दीजिए अगर गरीब है तो। और अगर न ले पेशेंट तो फिर उसमें फिर दशमूलारिष्ट और क्या इसके अलावा कुछ चलाएं? ऐसे में दे, फिर आप घी खिलाइए ना उनको, फल घृत खाएं वो। कैसे भी अच्छा स्नेहन होना चाहिए पूरा गर्भाशय और सब जगह, जितना घी एब्जॉर्ब होगा उतना स्नेहन होगा, अग्नि अच्छा होगा। तो सर फल घृत क्या हम पुरुषों में भी चला सकते हैं? क्यों नहीं चला सकते? कहाँ लिखा है कि केवल स्त्रियों को नहीं मैंने चलाया नहीं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। एक बार क्योंकि बहुत बार फिर वो क्वेश्चन आता है कि दशमूलारिष्ट तो प्रेगनेंसी के बाद देते हैं, आप अभी क्यों देते हैं पुरुषों को? तो ऐसा कहाँ लिखा है कि पुरुषों को दशमूलारिष्ट नहीं दे सकते, पुरुषों को पुष्प धनवा रस नहीं दे सकते? कहाँ लिखा? उल्टा पुष्प धनवा रस पुरुषों में देने से स्पर्म काउंट अच्छा हो जाता है, मोटिलिटी बढ़ जाता है। पुष्प धनवा रस बहुत ज्यादा वृक्ष दवाई है जी ना? जी। हाँ, तो फलघृत आप पुरुषों को भी दे सकते हैं। स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए ये दवाई है ऐसा तो कहीं नहीं है, वो हमने बनाया है। हाँ हाँ हाँ। पेड़ तो ये पौधे दो पेशेंट थे मेरे, तो दो पेशेंट में जो जो जेंट्स था सर उसका तो पथरी क्लियर होकर के फिर उसको दर्द फिर भी बना रहा। तो ऐसे में फिर क्या हाँ, तो आपका एक गलत हुआ, मतलब आप बुरा मत मानिए जो नहीं ट्रीटमेंट। सर मैं बुरा क्यों मानूंगी, सीखने तो आई हम हूँ। कभी भी अश्मरी की चिकित्सा करते हैं, तो आपने हाँ चिकित्सा सुना होगा, हम लोग अवपीड़क स्नेह क्यों देते हैं? हाँ हाँ स्नेह सही का कह रहे हो आप। यही है उद्देश्य, ये 25 वात ml शमन खाने के करेगा। पहले, 25 ml खाने के बाद 2 टाइम हम्म। अवपीड़क स्नेह देना ही चाहिए, वो कंपलसरी है। जी सर। हाँ, तो वो बार बार पथरी का टेंडेंसी को भी ठीक करता है, स्नेहन भी करता है बॉडी को, अपान वायु को भी ठीक करता है। केवल हम आप पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण दे देंगी और सोचेंगे अपान वायु ठीक हो गया, तो नहीं होता है। उसमें हमें पूरा अच्छा। सिस्टम को स्नेहन करके पेरिस्टल्टिक मूवमेंट अच्छा करना है, बल देना है वहां के मसल्स को, जो इंटेस्टाइन के मसल्स हैं, और वहां से फिर जो ताकत आती है उससे सार्कटी विभाजन अच्छा होता है, मूत्र प्रवृत्ति अच्छी होती है। मूत्र प्रवृत्ति अच्छी होती है तो किडनी को भी ताकत देता है। इसलिए हमें अवपीड़क स्नेह पे हमेशा ध्यान देना है। जी। पर सर अब तो खैर ये है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब तो गलती हो गई। हाँ, लेकिन कोई अब बात नहीं, उसको ये गलती सुधारने नहीं के है, लिए क्या करना ये है? गलती नहीं है आपको, ये आपको मालूम ही नहीं था। गलती तो वो करता है जिसको मालूम हो के नहीं करता है। नहीं आपको ये तो पता था सर कि आप पीड़क स्नेह देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं दे पाए। अब मैं क्या बोलूं क्यों नहीं दे पाए, अब इतना मरीज थे। अवपीड़क स्नेह का जो साइंस है ना, वो बहुत ही ग्रेट साइंस है आयुर्वेद का, कि हम जी देते सर। हैं तो वो पूरे एरिया को स्नेहन कर देता है, खाने के पहले, खाने के बाद। हाँ सर एक और नया केस है। हाँ, वो बताइए। एक लेडीज हैं, वो एसाइटिस की पेशेंट है। मेरे पास तो एसाइटिस के नाम से नहीं आई, जो मेरे साथ में सुबह डॉक्टर मैम बैठती हैं उनके पास गई वो पेट दर्द को कंप्लेन लेके। जी। तो उन्होंने फिर उनका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया। उनको उल्टी थी, ब्रेथलेसनेस थी, तो उसमें फिर माइल्ड टू मॉडरेट एसाइटिस निकला। और साथ में थोड़ा सा माइल्डली बल्कि यूट्रस निकला। फिर वो लोग सरकारी में गए, तो सरकारी में उन्होंने क्या किया, उनको 4-5 बोतल पानी चढ़ा दिया, जिसकी वजह से उनको और ज्यादा दर्द हो गया और सांस और ज्यादा फूलने लगी। फिर वो लोग भाग करके घर वापस आ गए। फिर शाम को वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे पूछा कि अभी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, क्या करें? मैडम सवेरे है नहीं है। तो मैंने फिर उनका रिपोर्ट वगैरह देखा तो सर उसमें माइल्ड टू मॉडरेट एसाइटिस है, साथ में जो उनका गलब्लैडर है वो थिक है। हाँ। और उसके बाद थोड़ा सा उनको फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लीवर। इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, बता रही हूँ, यूट्रस, फैटी यूट्रस है। तो अभी जैसे कि मेरे पास आई तो मैंने उसके सारे हेतु निकाले। तो हेतु में उन्होंने बताया कि वो मिर्च मसालेदार और नॉनवेज वगैरह था, खाती थी। और उसका रात्रि जागरण का निकला था हेतु, और मतलब जैसे नहीं लापरवाही वगैरह बहुत करती थी, जब भूख लगे तो नहीं, अधेशन अनशन सबका था। और वो नमक वगैरह वाले, आलू वगैरह ऐसे बहुत ज्यादा विदाही आहार, बेसंधी आहार खाती थी। तो अभी सर मैंने उनको दवा चलाने जा रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको पीरियड्स आए, और पीरियड्स आने के बाद उनको 5 डेज रहे, लेकिन उसके बाद बंद नहीं हुए, वो स्पॉटिंग स्पॉटिंग आती रही। तो मैंने अभी ज्यादा, उन्होंने कहा ज्यादा दवाइयां मत दीजिए, तो फिर मैंने उनको आम पाचन बटी, आरोग्य वर्धनी बटी, और द्राक्षासव, जीरकाद्य और और बोलभद्र रस, और शंखवटी, पुनर्नवा मंडूर, अभी मैंने ये 5 दिन के लिए चलाया है।
तो अभी मुझे इसमें क्या करना चाहिए सर? अभी मुझे कुछ अभी ऐड कर। वो ये तो आपने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन आपने ये भी बोला कि फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रस के ऊपर फैट्स जमा हो रहा है, सर माइल्ड बल्की यूट्रस बल्कि और थिक गॉल ब्लैडर। थिक गॉल ब्लैडर, और क्या बोला आपने, माइल्ड असाइटिस। माइल्ड टू मॉडरेट फ्लूइड इन द एब्डोमेन। तो इसमें जो फ्लूइड जमा हो रहा है एब्डोमेन में, तो उसके लिए दीपन पाचन देना है, मूत्रल दवाइयां देनी है, विरेचन कराना है, ऐसे ही करना है। हाँ, ये विरेचन वाला ना क्या कहते हैं कि मैं इसमें क्या चलाऊं सर? मेरे को दीपन विरेचन के पाचन लिए अभी मैंने 5 दिन से ये बोला, मैंने कहा ये करो, जैसे ही तुम्हारा पीरियड्स ऐसे स्टॉप हो जाएगा तो फिर मैं और फिर उसके बाद बढ़ा दूंगी मैं तुम्हारी दवाइयाँ। अभी मैंने फिलहाल जिरकार्बिडिस्ट और द्राक्षासव चलाया हुआ था। हाँ, फिर उसके बाद आपको मैंने मैं बहुत सोचा। सारे दवाइयां बताता हूँ, वो आप दे सकती हैं। जैसे कि आपने, जैसे कि द्राक्षास और द्राक्षारिस ज्यादा क्वांटिटी में दिया, जैसे कि मैं 1 लीटर पिलाता हूँ पर जी डे, या पुनर्नवासव पुनर्नवारिष्ट, तो अग्नि को भी बढ़ाता है, शोथ को भी कम करता है पुनर्नवासव, और वो विरेचन भी करता है रोज का रोज, बहुत ज्यादा नहीं करता, जितना जरूरत है उतना निकाल देता है पानी। और मैं विरेचन के द्रव्य नहीं देता हूँ, मैं आशावरिष्ठ से ही कराता हूँ, बॉडी को जितना लेना है लेगा, बाकी सब विरेचन में निकल जाएगा। ये एक मेथड है। और नहीं तो आप विरेचन कराना चाहते हैं और अग्नि को बढ़ाना चाहते हो, तो दीपन पाचन जो दे रही है वो सही है। उसके साथ में आप एरंड हरित की, एरंड तेल शुंठी के साथ मणिभद्र लेहम, त्रिवित लेहम और मिश्रक स्नेहम, और अगर गोलियां हैं तो नाराज रस, अष्टकंचुकी रस, दंती चूर्ण, त्रिवित चूर्ण, ये सब दे सकती हैं। सर एक चीज और थी कि जैसे जिस दिन वो मेरे पास आई थी तो मैंने उसको बोला कि आप रिपोर्ट्स लेकर के आना, लेकिन स्टिल के लिए आप पानी पीना बंद कर दो और दूध पीना चालू करो। तो सर एक दिन तो उसने फुल पानी पीना बंद ही कर दिया, दूध, तो उसकी ब्रेथलेसनेस तुरंत कम हो गई सर। तो ये मैंने ना ऐसे फॉलो करके देखा, तो अभी वो मैंने खाने के लिए डायरेक्ट बंद नहीं किया उसको। बोली कि खाना, उनके दिमाग में था कि अगर मैं भूखी रही तो मैं बीमार हो जाऊंगी। तो मैंने कहा भूखी तो आप रहोगे नहीं, बीमार नहीं होगे, इसलिए नहीं हो क्योंकि आप पहले से बीमार हो। दूसरा, जहां रही कमजोरी की बात, हम आपको दूध दे रहे हैं तो उनको दूध तो मिल नहीं रहा है यहाँ पे, बकरी का ना किसी चीज का, तो वो पैकेट वाला दूध लाते हैं, उसी को पी रहे हैं अभी फिलहाल। तो मैंने बोला आप जब ये भी। बोलिए ना कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप मत खाना खाओ, आपको भूख तो लगे, ऐसे बोलिए भूख तो हाँ लगे। सर, भूख लगती है उसको अच्छी से, लेकिन मैंने कहा कि अगर तुम्हें भूख लग रही है तो खाने में तुमको यव लेना है, जो तुम अपने एक टाइम खाना खाओगी बस, वो भी दोपहर हाँ में खाओगी, वो भी एक रोटी खाओगी और मूंग की हाँ दाल, और यव को गेहूं के आटे में मिला करके खाओ, जिससे कि थोड़ा रुक्षा आहार तुम्हारे शरीर में पहुंचे। जी। तो अभी ऐसे करके मूंग की दाल पे और यव और गेहूं की रोटी पे, एक रोटी पे रखा है। और बाकी दिन भर में जितना पीना है तो द्राक्षा आसव और ये जीरकार्बिडिस्ट पियो, ताकि पेट दर्द ज्यादा था उनको, और तो हाँ, मैंने उसको कहा उनको अच्छा। थोड़ा डोज बढ़ा दीजिए ये चीज का, आशावरिष्ट का। और जय मैंने कहा जब भूख लगे तभी दूध पियो, हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखना कि खाना और केवल अगर भूख पानी, लगती है तो अगर वो दोपहर अभी थोड़ा गर्मी जैसा लग रहा है ना, तो में। पानी को 1 गिलास को बॉईल करके, हाफ गिलास करके वो दिन भर में, क्योंकि केवल कोई दूध पी के कैसे रहेगा, गले में पर वो तो रह ले रही, अभी तो वो रह ले रही है, 3 दिन से तो रह ही ले रही है हाँ दूध पी करके और वो काढ़े पी करके। हाँ, और आप मूत्रल दवाइयां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गोक्षुरादि गुगुल, चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवा गुगुल, तृण पंचमूल, ये सब दे जी सकते सर, जी सर। हैं। आप कितना इंटेलिजेंट है मंदाकिनी मैम, कितना एकदम क्लियर क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका। नहीं सर, इंटेलिजेंट होती तो वो गड़बड़ कहाँ हो जाती, मैं उसमें मेरे साथ में हो जाता है सर, पेशेंट को देते समय कुछ अलग अलग चीजें मालूम पड़ जाती हैं, जी। तो ये तो हो जाता है। हाँ ठीक आप है। इसी साथ सीख रहे हैं, यहाँ पे तो हम तो ज्यादा जानते ही नहीं थे, समझ लीजिए कि हमको तो 1-2% ही पता था, यहाँ पे आके सीखे हैं सर। और गॉल ब्लैडर ठीक है ना, तो आप जी। उसका टेंशन मत लीजिए, आप पित्त का विरेचन करिए, वो ठीक हो जाएगा। पित्त का विरेचन करने के लिए आप कुटकी का प्रयोग कर सकते हैं, फिर वासा का प्रयोग कर सकते हैं, आरोग्यवर्धिनी दे सकते हैं, काल मेघासव ऐड कर दीजिए ना, वो बहुत बढ़िया है, वो गॉल ब्लैडर का जो थिकनेस है उसको ठीक कर देता है। सर ये ब्रेथलेसनेस क्यों होती है? मैंने चेस्ट ये एक्सरे कराया उधर तो में चेस्ट क्लियर बताया था। है, उधर में अच्छा। बताया है कि ये प्रत्यात्म लक्षण है, जलोदर में बोला है, जैसे वायु का अनुलोमन अभी उधर हो क्यों रहा है, आयुर्वेद के हिसाब से स्वेदवस स्रोतस, अम्बुवस स्रोतस, अन्नवस स्रोतस अवरुद्ध हो रहा है कहीं ना कहीं। आपने क्या किया, आपने वायु को अनुलोमित किया, अग्नि को बढ़ाया, तो कचरा निकल रहा है ना, कचरा हम्म। निकलेगा तो ब्रेथलेसनेस कम हो ही जाएगा। कचरा जब तक पेट में मल संचिति है तब तक ब्रेथलेसनेस होगा। जी सर। और उनको ठीक है। विरेचन आपने दिया है कि नहीं दिया है अभी तक। आरोग्य वर्धिनी वटी तो दी है मैंने।
मैंने कहा दो दो गोली दिन में 3 बार खाओ कम से कम, थोड़ा बहुत तो हाँ, ये तो करेगा ही, हाँ, कटपुटकी तो है इसी इसमें। में आपका आंसर मिल गया। ऐसे बोला है, यकृते तो श्वासे तो यकृति, ऐसा बोला है। कभी भी श्वास की व्याधि होती है उसको हम श्वास की दवाइयां देते हैं, लेकिन यकृत पे कार्य किया तुरंत ही वो श्वास को कंट्रोल कर देता है। अपने सर आरोग्य घबराहट क्यों होती है इसमें? घबराहट ही हो जाता है पेशेंट को, रात में क्योंकि घबराहट ज्यादा रसवस्त्रोतस रक्तवस्त्रोतस की दृष्टि है, और रसवस्त्रोतस का मूल स्थान क्या है? हृदय है। हृदय जो है होती महाशिरा मर्म है। तो है। जहां पर भी रस और रक्त की दृष्टि होगी उसमें पाल्पिटेशन या हार्ट का प्रॉब्लम होगा। आपने क्या किया? दीपन पाचन दिया आरोग्यवर्धिनी से। रस मतलब वो आरोग्यवर्धिनी रस पाचक भी है, रक्त पाचक भी है। अकेला आरोग्यवर्धिनी में 2 प्रॉपर्टी है। तो जैसे जैसे अच्छा रस शुद्ध होगा, रस शुद्ध होते जाएगा और वो हृदय पे जाएगा, तो वहां जो घबराहट है वो ठीक हो जाएगा। हार्ट को मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, वायु नहीं मिल व्यान वायु नहीं मिल पा रहा था, क्षय हो रहा था, इसलिए घबराहट हो रही थी, बॉडी को खींच रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था व्यान वायु। सर, एक चीज और पूछनी है, जैसे कि इनको पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर मैं पुष्यानुक चूर्ण कर दूं इसमें नो मुक्ता सुक्ति के साथ में, नो, तो इसका पीरियड्स का अनुपान वो ठीक है, पीरियड्स का प्रॉब्लम हो रहा है तो पुष्यानुक चूर्ण क्यों? मतलब क्या हैवी में स्पॉटिंग जा रहा है? क्या हो? स्पॉटिंग हो रही है, मतलब स्पॉटिंग हुए जा रही है बंद होने के बाद भी। हाँ, तो पुष्यानुक चूर्ण लीजिए, वो पूरा अंदर का जो इन्फ्लेमेशन है, शोथ है, उसको वो ठीक कर जाए। तंडुलोदक के साथ नहीं, तंडुलोदक नहीं दे सकते। हाँ, वही वही पूछना था मुझे, अनुपान क्या, जीरकाद्रिस चला दूं या जिरकाद्रिश या दूध या ही शहद? अनुपान, दूध ही अनुपान। दूध अनुपान। हम्म। अच्छा। या नागकेशर चूर्ण दे दीजिए, या पुष्यानुक चूर्ण। हाँ, ये अनुपान का सर थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि ऐसे मरीजों में, स्पेशली एसाइटिस वालों में, क्यों मैंने हम सर इस आशा मरीज में मैंने इस मरीज में जो आम पाचकवटी, शंखवटी, पुनर्नवा मंडूर और गोलबद्ध रस से आरोग्यवर्धन दी है, मैंने कहा इसको जो है आप द्राक्षा रस से ही पी लेना, पानी में हाँ, से मत पीना। हाँ, देखते हैं क्या वही होता है। पुष्यानुक चूर्ण को भी ऐसे ही कर दीजिए। ठीक है सर। बाकी अंजना मैम से पूछे, पुष्यानुक चूर्ण में क्या है? आम का छाल है, फिर जामुन का है, ये सब तो अच्छा है ना शरीर के लिए। सर उसके लिए भी तो अच्छा रहेगा ना, ये क्या नाम है, एसाइटिस के लिए। हाँ, अग्निमंद ना हो बस। आप उस अच्छा, आपको जो भी चिकित्सा करनी है उसमें अग्नि को बढ़ाना है इनके लिए। तो सर मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी जब हम हाँ, देते हैं तो ये हम किसी के साथ देंगे या फिर हम पिछाने में मिला के देंगे, या फिर दे ऐसे ही दे सकते देंगे? हैं, लेकिन मुक्ता पिष्टी ये सब खुद ही अग्नि को बढ़ाने वाले द्रव्य हैं। ये तो लोग इनका दूध अनुपान क्या रखेंगे फिर सर? इनका अनुपान दूध दे दीजिए या आसावरिश दे दीजिए, ऐसे पेशेंट दूध में। ही दे देते हैं, दूध ही पी रही है, दूध ही पी ले। हाँ, ये मुक्ता हाँ। शुद्धि वगैरह जो भी सुधाकल्प है ना, ये खुद ही अग्नि प्रदीपक है, क्योंकि ये क्षार है ये सारे। उसको हम अम्ल रस वाले से भावना देके पुट देते हैं, तो पुट देना और इस अम्ल चीजों से ये खुद ही दीपन पाचन होते हैं। हाँ, रक्त का भी प्रसादन करते हैं, रस का भी, कैल्शियम के भी सप्लीमेंट है ये सब। ये बहुत अच्छा है आपका। ठीक है सर। ठीक है हाँ, सर, बहुत टाइम ले लिया मैंने आपका सर, सॉरी सर। आप टाइम लीजिए, लेकिन आप अच्छा करिए। आपको सक्सेसफुल होना है कि पूरे दुनिया से लोग आए कि हमें डॉक्टर मंदाकिनी से इलाज करना है। थैंक यू सर। थैंक यू। इस पे अंजना मैम का कोई सलाह लेना है तो आप पूछ सकते हैं अंजना मैम से। मैम, हाँ मैम आए हैं क्या? मैम नमस्ते। हाँ, आइए अंजना मैम। डॉक्टर अंजना मैम। नमस्कार जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार मैम, बताइए मैम। जी मैम, क्या हुआ? मैम एक एसाइटिस की पेशेंट है, सो वो आई थी मेरे को दिखाने के लिए, तो उसके बाद वो उनको जब उनका अल्ट्रासाउंड देखा तो उसमें माइल्ड बल्कि यूट्रस दिखा, तो फिर उन्होंने उनको पीरियड्स आ गए इसी में बीच में, और जब पीरियड्स आ गए उनके तो 5 डेज पीरियड्स रहे, उसके बाद वो बंद नहीं हुए, फिर वो स्पॉटिंग चालू हो गई। तो इस एसाइटिस वाली में मैंने जो दवाइयां चलाई हैं वो आरोग्यवर्धिनी, पाचनवटी, शंखवटी, पुनर्नवा मंडूर और द्राक्षारिष्ट, द्राक्षासव, जीरकाद्रिष्ट और गोलबद्ध रस, तो 3 दिन चलाया है। तो मेरा ये पूछना है कि अब इसमें हम कैसे सोचेंगे मैम कि एसाइटिस है तो ग्रहणी दृष्टि है, तो साथ में फिर ये नीचे भी अपान वायु की दृष्टि भी कर रही है, तो इसमें हम क्या विचार करेंगे देने के लिए? जी मैडम, इसमें क्या है ना, सबसे बड़ी बात तो 2 चीजें मिल रही है। एक तो क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आरोग्यवर्धिनी बट्टी थोड़ा सा यहाँ मेरे को लगता है कि उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी,
पहली बात। दूसरी बात, कि अगर हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी पे जाएंगे तो वो तो, क्योंकि जलोदर की जब कंडीशन है, और जलोदर किस स्थिति में, जलोदर भी कभी कभी ज्यादा कहते हैं ना, ज्यादा सीवियर होता है, कभी माइल्ड मॉडरेट सीवियर वाली कंडीशन में। हाँ दूसरा हाँ, क्या है इमारती। कि हाँ, धातु जो है, रस धातु रक्त धातु पे अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं धातु दृष्टि हो ही रही है ना। और क्योंकि दृष्टि के में का जो मेन कारण ही वायु होता है ना, तो जी अपान वायु और क्लेदन बहुत ज्यादा है ना। तो जी और उसके बाद वायु के साथ में पित्त कुपित हुआ है अच्छे से, क्योंकि रक्त जी के कारण, पित्त के कारण रक्त की क्रिया जो है वो कुपित हो रहा है ना, क्योंकि रक्त तो है ही है, जहाँ ब्लीडिंग उसको हुई है या नॉर्मल, मतलब एक बार नॉर्मल ब्लीडिंग होने के बाद उसको स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये दो तीन बातें होती है, जैसे यूट्रस बल्की है, बल्की यूट्रस कोई मतलब डिजीज नहीं होता है, क्योंकि कोई भी अगर पेरिस वूमेन होती है जिसको बच्चा पैदा हो गया होता है, उसको तो यूट्रस बल्कि ही होता है, क्योंकि साइज जो होता है उसका वो कभी भी नॉर्मल नहीं आएगा। जो एक नॉर्मल लड़की 14 की होगी, या नल्ली पेरस जो भी एक लेडी होगी, और पेरस लेडी होगी जिसको बच्चा हो चुका होगा, उसके साइज में डिफरेंस होता है यूट्रस के साइज में। और अल्ट्रासोनोग्राफी में आप जब भी कराइए तो वो जस्ट बल्कि इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो साइज थोड़ा बड़ा होता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे और जो मेन हम बात करेंगे, धातु दृष्टि है तो धातुवाग्नि में दृष्टि है। धातुवाग्नि की दृष्टि का मतलब पित्त की दृष्टि है, पित्त की दृष्टि का मतलब कहीं रक्त की दृष्टि है। तो ऊपर से हमारा जलीय तत्व जो है, बॉडी का पूरा जलीय तत्व डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ हमें अग्नि पे तो काम करना है, अग्नि को नॉर्मल लाना है, और साथ में वायु का अनुलोमन भी करना है, और क्लेदन को भी कम करना है। तो ये आपके पास 3 चैलेंजेस होंगे। सर बहुत अच्छा बताए। और जैसे अभी हम मुस्तादी मन का शायन की बात भी चल रही थी, यहाँ पे मेरे हिसाब से नागर मुथा बहुत इफेक्टिव ड्रग रहेगी आपके लिए, दोनों जगह काम करेगी वो। और नागर मुथा के साथ में अगर आप जोड़ना चाहती हैं तो थोड़ा सा कालमेघ जोड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा आरोग्य वर्धनी को अगर हम कम कर देंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और जैसे हम जनरली बताते हैं, सर भी बता ही रहते हैं कि विरेचन कराना है, तो विरेचन के लिए फिर हम जैसे अभी मृदु विरेचन ही देंगे, चाहे हम दाढ़ी मास्टर के साथ ही दे देंगे, चाहे हम इसके साथ दे देंगे आरोग्यवद निशोथ, या फिर हम कुछ नहीं मिलता है हमारे पास तो हम सिंपल जो है द्राक्षा मुनक्का के साथ भी दे सकते हैं। लेकिन हमें विरेचन कराना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ में हमें, जैसे मैंने कहा कि मुस्तादी चूर्ण या मुस्ता, या फिर इसके अलावा जो है हम दे सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमें, मतलब मेरा नेचर है कि हमें थोड़ा मृदु, ना बहुत तीक्ष्ण ना बहुत ज्यादा मध्यम, मतलब हल्के से धीरे की लाइन पे चलूंगी। और क्लेदन कराना है, तो क्लेदन मैम, कराने के लिए एरंड ब्रश हरित की कैसा रहेगा? दे सकते हैं मैडम। एरंड शरीर की वायु का अनुलोमन करेगा, अच्छा हाँ। रहेगा, आप दे सकती हैं आराम से। या फिर और तिब्बत में, पहले या अग्नि फिर पे, तिब्बत। थोड़ा अग्नि पे काम करिए, थोड़ा सा रेचन करिए, और थोड़ा सा वायु का अनुलोमन करिए। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा बताया अंजना मैम, थैंक यू आपका। और किसी को कुछ बताना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आपके केसेस बहुत अच्छे होते हैं, मजेदार होते हैं सुनने में, और आपका बताने का तरीका भी बहुत अच्छा है। आप बताइए डॉक्टर अखिलेश तिवारी, या सोचिए आप कुछ बताना है तो, कुछ बताना चाहते हैं आप कोई केस? सर अभी जी अस्थूल्य पर सर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है कई पेशेंट का। तो इस बार हमने सोचा कि बस्ती और सिर्फ डाइट प्लान से करते हैं, तो उसका हम एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो करिए। महीने का मतलब 4 kg वजन वेट मतलब कम हो गया है। उसमें हम बस्ती दे रहे हैं सर, त्रिफला, विडंग और मुस्ता, ये 5 चीज मिला करके, और नीरू बस्ती देते हैं, और सहचर और बीच बीच में कभी कभी संदवादी तेल भी देते हैं बस्ती। और खाने में हमारे आदरणीय जो अंजना मैम हैं, उन्हीं का जो डाइट है वो वैसा ही हम फॉलो करवाते हैं। खास करके जो जौ है, जौ का ही दलिया, जौ का रोटी खिलाते हैं अक्सर। हाँ, तो बहुत ही अच्छा है सर, बिना कोई मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन के, सिर्फ इससे ही देखे कि महीने का 4 kg वजन कम हो जा रहा है। 5 kg भी किसी किसी पेशेंट में हुआ है। और बोलता है ना सर कि जब बस्ती लेता है तो बलगम जैसा उसको निकलता है, मतलब अंदर से मेद को जो है पिघला पिघला कर निकलता है।
तो ये सिर्फ बस्ती का कमाल है कि बस्ती देने से वजन कम हो रहा है 4 केजी 5 केजी महीने का। जी सर। और एक एक पेशेंट था जिसका ट्राइग्लिसराइड से लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था। तो वो डॉक्टर क्या बोले उनको कि आपका हेरिडेटरी है, ये कम नहीं होने वाला है। लगभग 6-7 महीना उनको एलोपैथ मेडिसिन चला था और लिपिड में उनका सब कोलेस्ट्रॉल वगैरह नॉर्मल था, एचडीएल एलडीएल ये सब नॉर्मल था, ट्राइग्लिसराइड 410 था। तो वहां पर हमने ग्रहणी का विचार किया और ग्रहणी के विचार करके लीवर का जो है बढ़िया आरोग्यवर्धिनी बटी और ऐसा मतलब ये Li52DS आता है वो, और ये कुमारी आसव नंबर 3, और ये इस टाइप का मेडिसिन शुरू किए। तो आप 45 डेज की में ही उनका जो है 410 से 250 पे आ गया। कितना बढ़िया रिजल्ट है। फिर अभी उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यू चल रहा है। तो देखिए, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था एलोपैथ वाला कि ये हेरिडेटरी है, हो सकता है आपके पेरेंट्स वगैरह में के भी होगा, ये कम नहीं होगा। और इस तरह का हम ट्रीटमेंट शुरू किए हैं तो बढ़िया है। और भी हम हाइपरलिपिडीमिया का पेशेंट को ट्रीट किए हैं, तो वहां पर सिर्फ ग्रहणी का विचार करते हैं। तो और आप ये थेरी लीवर अपने को मतलब एलोपैथी जहाँ डॉक्टर आप ये थेरी एलोपैथी डॉक्टर को क्यों नहीं समझाते हैं? वो क्या क्या दवाई देते हैं और उसका साइड इफेक्ट कितना होता है? आपका तो पूरा बेसिक है ये, पूरा बहुत ग्रहणी होता है चिकित्सा। सर, बहुत। जी जी सर, लेकिन वो लोग ये थोड़ी ही मानने के लिए तैयार रहते हैं। वो लोग ग्रहणी का मतलब ही नहीं, वो तो उनका जो जो अपना दवाई है वही चलाते हैं। अब वो जब पेशेंट आई थी तो बोली कि डॉक्टर साहब बोल दिए हैं कि ये हेरिडेटरी है, क्या आप से ट्रीटमेंट हो सकता है, आयुर्वेद में कुछ है? हम कि चलिए देखिए, करके देखिए 1 महीने। तो 45 डेज के बाद हमने फिर उनका लिपिड करवाया, तो 410 से इतना 250 के करीब आ गया। जी सर, ये है जी। एक्सपीरियंस। आप एक काम करिए ना सर, ये जो आप दवाई दिए और रिपोर्ट्स, ये अब ग्रुप में थोड़ा डाल दीजिए ना, दूसरे लोगों को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आयुर्वेद की दवाइयों से कोलेस्ट्रॉल पूरा ठीक हो सकता है, लिपिड ठीक हो सकता है। ग्रुप में लिख दीजिए बिल्कुल अगर सर, आपको टाइम मिले तो। बिल्कुल सर। हाइपरलिपिडीमिया का तो देखे हैं, आरोग्य आरोग्य वर्धिनी बटी हमारा इतना अच्छा काम करता है। हाइपरलिपिडीमिया के कंडीशन में एकेटी चलाइए, मतलब ग्रहणी की चिकित्सा करिए उसमें, तो बहुत ही अच्छा देखते हैं कि रिजल्ट है। सही और बात। अगर इसमें रसपाचक रक्तपाचक भी चला देते हैं तो और अच्छा है। रसपाचक रक्तपाचक का भी हाइपरलिपिडीमिया कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कुछ सही। वो विचार नहीं करना है कि हाँ लिपिड बढ़ा हुआ है तो क्या है। हम यहाँ पे अपना ग्रहणी का चिकित्सा करते हैं और रसवा रक्तवा स्रोतस का शुद्धि करना है। और साथ में विरेचन भी हम दिए थे उसको। एक जो जी। है विरेचन शाम को बोले खिचड़ी में घृत पान लेने के लिए, घृत डाल के नॉर्मल। और जी। फिर सुबह में इच्छा वेदी से उसको विरेचन कराए थे। जी। 10-12 बेग आया था जी। और यही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था। जी। जी सर। आपको डॉक्टर हरीश बत्रा जी इस पे कुछ बोलना है जो सर ने बताया? अगर आप सुन पा रहे हैं तो हरीश बत्रा जी कुछ बोलिए। शायद सर सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ सर, आपको सर, कैसा लगा इनका केस जो इन्होंने बताया? सर सिंपल सुना ही स्टोरी। नहीं है सर, और ही कुछ लगा हुआ था, मैंने सुना ही नहीं है सर। अच्छा ठीक है, इन्होंने हाइपरलिपिडीमिया के केस को ग्रहणी चिकित्सा से ठीक कर दिया। ठीक है। दोबारा और अखिलेश तिवारी जी कुछ बोलिए सर। और कोई जी केस है तो सर, अभी बताना। और तो कुछ जी। अच्छा, और मुझे तो एक कुछ चीज अभी बताना है। तो विशेष आप सोचिए सोचिए और बताइए। आप लोगों को ऐसा देखने को आएगा कि चरक संहिता में कुछ न पित्तग्न, मधुर रसात्मक और मृदु विरेचन के योग बताए हैं। तो हम उस पर आज थोड़ा चर्चा करते हैं। चरक संहिता में जो बताए हैं और इतने सिंपल सिंपल चीजें बताई है ना मृदु विरेचन के लिए, जैसे कि द्राक्षा और आमलकी का स्वरस समान मात्रा में लेने से मृदु विरेचन होता है। ये पित्तग्न भी है, मधुर रसात्मक भी है। द्राक्षा और आंवला का स्वरस सम मात्रा में लेना है, मृदु विरेचन भी करता है। दूसरा बताया कि आंवला का रस और घी अगर साथ में लिया तो पित्तग्न भी है, पित्त को भी शमन करता है, मधुर रसात्मक भी है और मृदु विरेचन भी करता है। जब भी आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका कोष्ठ मृदु है
हाइपर एसिडिटी है, उनको आंवले का रस और घृत दे दीजिए। इसी तरह से सफेद निशोत्तर, मधु और घृत विषम मात्रा में, निशोत्तर मधु और घृत विषम मात्रा में देने से पित्तग्न भी है, मधु रसात्मक भी है, मृदु विरेचन भी करता है। इसी तरह से त्रिफला क्वाथ, उसमें घृत और मधु विषम मात्रा में डालना है। त्रिफला क्वाथ घृत और मधु से पित्तग्न भी है, मधु रसात्मक भी है, मृदु विरेचन भी करता है। इसी तरह से आरगवत का जो ये रहता है, मज्जा रहता है अंदर का भाग, और दूध, इसको मिक्स करके देना है। ये पित्तग्न भी है, मधु रसात्मक भी है और मृदु विरेचन भी करता है, स्त्रंसन कार्य करता है। इसी तरह से आरगवत का मज्जा और द्राक्षा का क्वाथ, इसको मिक्स करके देना है। ये पित्तग्न भी है, मधु रसात्मक भी है और मृदु विरेचन भी करता है। इसी तरह से आरगवत का मज्जा और निशोत्तर चूर्ण, इसको मिक्स करके पानी के साथ दे दीजिए। ये पित्तग्न भी है, मधु रसात्मक भी है, मृदु विरेचन भी करता है। इसी तरह से निशोत्तर का चूर्ण है, ये गर्म दूध के साथ निशोत्तर का चूर्ण मिक्स करके दे दीजिए। ये पित्तग्न भी है, मधु रसात्मक भी है, निशोत्तर पूरा मधुर नहीं है, तिक्त भी है और मृदु विरेचन भी करता है। इसी तरह से द्राक्षा का क्वाथ है और हरितकी का चूर्ण, द्राक्षा के क्वाथ में हरितकी का चूर्ण डाल के देना है। ये पित्तग्न भी है, मधु रसात्मक भी है और मृदु विरेचन भी करता है। इसी तरह से द्राक्षा का क्वाथ, ये हो गया। द्राक्षा का रस लेना है, द्राक्षा का रस और जूस निकाल के उसमें दूध डाल देना है और वो देना है। तो इससे ये पित्तग्न भी है, मधु रसात्मक भी है, मृदु विरेचन भी करता है। हाँ, खट्टा है द्राक्षा का रस और दूध, तो ये हम शमन दवाई में नहीं दे रहे हैं, वे विरेचन के लिए दे रहे हैं, तो इससे कोई शरीर को नुकसान नहीं होगा। ऐसे फिर बोल रहे हैं कि मृदु कोष्ठी लोग जो हैं, मृदु कोष्ठी बहुत ज्यादा, उनको द्राक्षा का रस, आंवला का रस समान मात्रा में देने से अच्छा फायदा होता है। आंवले का रस और घी देने से फायदा होता है और द्राक्षा रस और गर्म दूध देने से मृदु कोष्ठी लोग को फायदा होता है। मध्यम कोष्ठी लोग जो हैं, उनको त्रिफला का क्वाथ, घृत और मधु विषम मात्रा में देना है, या फिर आरगवत का मज्जा और दूध ये देना है, या फिर आरगवत का मज्जा और द्राक्षा का क्वाथ देना है, या फिर आरगवत का मज्जा और निशोत्तर का चूर्ण देना है। क्रूर कोष्ठी जो लोग हैं, क्रूर कोष्ठी, उनको निशोत्तर के अलावा कोई दवाई काम नहीं करता, तो निशोत्तर के द्रव्य जैसे सफेद निशोत्तर और मधु और घृत देना है। इसी तरह से निशोत्तर का चूर्ण और गर्म दूध देना है। तो ये ऐसे बताया कि किसको क्या देने, चरक संहिता में बहुत ही अच्छा ये बताया है सारा चीज। आप लोग को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बोलना चाहिए? अखिलेश तिवारी जी, हरीश बत्रा जी, अंजना मैम, बोलिए आप लोग। सर इसका सर जो अभी आपने बताया था इसका रेफरेंस बता दीजिए प्लीज। मैं अभी आपको निकाल के बताता हूँ। ये मैं जी एक सर। किताब से, मराठी किताब से है, लेकिन इसमें रेफरेंस नहीं है। मैं इसका निकाल के आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। जी जी सर, जी थैंक यू सर। ये 10 लोग हैं जो सिंपल सिंपल, मैं इसका फोटो निकाल के भेज देता हूँ। हाँ, ये ग्रुप में मैं फोटो निकाल के भेजता हूँ। हाँ, और हरीश बत्रा जी आप बोलिए सर प्लीज। नहीं सर, कुछ नहीं बोलना सर। आपको ये सब जो लेक्चर हो रहे हैं ना सर, ये जरूर आपको काम आएंगे। हाँ सर। और आप ना ये जो सर हमारे, कुछ पेशेंट बोलता है, हाँ बोलिए बोलिए सर। सर कुछ पेशेंट बोलता है कि मिल्क लेने के बाद उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इस पे हम कैसे विचार करेंगे सर? जिनको होता है ना, बोलते ये हैं कि दूध लेते हैं तो कब्ज हो जाता है। अंजना मैम हमेशा बताती हैं कि उस दूध में पानी डाल के देना चाहिए। अच्छा, जितना दूध लिया है उतना ही पानी मिक्स करके फिर हाँ। वो, तो वो साथ में हो जाता है अग्नि के हिसाब से। क्योंकि आजकल की जो गाय है वो कैसी है, वो घूमती फिरती नहीं है, एक ही जगह पे रहती है, वो गुरु हो जाता है। भैंस का दूध और गाय का दूध एक जैसा ही आ रहा है, हैवी आ रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए, है ना। तो सोठ सिद्ध करके, हाँ सोठ सिद्ध करके देना उचित रहेगा क्या सर? हाँ हाँ, दीपन पाचन वाले द्रव्य। जी हाँ। सर। और अंजना मैम आप देखिए, ग्रुप में मैंने भेज दिया है, ये इसका रेफरेंस मुझे सर। ढूंढना पड़ेगा। ये मराठी को एक किताब है, मैं जी अलग सर। अलग किताबें लेके आता हूँ ना, जी, तो ये बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू। और सर हरीश बत्रा जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे हीरे लोग हैं, मतलब आयुष दर्पण के अंजना मैम, मंदाकिनी मैम, अखिलेश तिवारी जी और रवि कुमार सिंह सर, ये जब से आयुष दर्पण का लेक्चर हो रहा है लॉकडाउन से, तो ये लोग इतना बढ़िया, इन लोगों का नॉलेज इतना अच्छा है ना, और बेसिक क्लियर है पूरा, इतने अच्छे लोग हैं ये लोग।
हाँ, और कोई बोलना चाहते हैं? अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं सर। हाँ बताइए। जागीर सिंह जी बताइए सर सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर हमें आपको एक सर बार मुझे देखना अंजना है। मैम से क्वेश्चन पूछना है। अच्छा पूछना है, लेकिन हमें आपको एक आज यस सर। दिखाइए या कल दिखाइए, लेकिन आपका मुंह दिखाई करना है, हमें देखना है हमें। ठीक है सर, सर बात सर मैं सर पहले जब आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे ना सर, तब मैं फिर बात करूंगा सर वीडियो कॉल पे। फिर अभी पोस्ट किए आपको अपने नोट्स ना। कौन से नोट्स? जी सर। आपके नोट्स कौन यस सर, से वो नोट्स बीजी है? वाले ना जो थे, आपने कहा था ना कि पीजी वाले नोट्स है। वो तो यस सर। है ना मेरे पास, अब मैं मेल कर दूं कि व्हाट्सएप पे डालूं सब? अच्छा, आपके आपके नोट्स नहीं सर, आपके। मैंने आपको मेरे पर। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, आप दीजिएगा। सर मैंने आपको भेज रखे हैं सर। आपने कहाँ जी भेजा है सर। सर? कहाँ भेजा है सर मुझे? मुझे अंजना मैम से क्वेश्चन पूछना था सर। अच्छा पूछिए सर पूछिए। आपने मेरे को एड्रेस दिया था आपने ना। अच्छा अच्छा, अभी तक यस आया सर। नहीं सर, मुझे सर आया मेरे। जी। जी डॉक्टर साहब आ जाएंगे, कोई नहीं। नहीं। सर मेरा क्वेश्चन था अंजना मैम से एक। सर अंजना एक मैम, पेशेंट है। आपसे ये सर कुछ पूछना चाहते हैं सर। मैम, अंजना मैम। जी सर बताइए सर, जी सर नमस्कार, बताइए। प्रणाम डॉक्टर जी साहब। डॉक्टर साहब एक पेशेंट है, लेडी पेशेंट है, 38 एज उनकी है। और डॉक्टर साहब लास्ट 3 ईयर से उसको जो पीरियड्स होते हैं ना, मतलब 3-4 महीने के बाद उसके पीरियड्स होते हैं, और वो भी उसको ना डीएनसी करानी पड़ती है। तो हर बार उसको जो इंडोमेट्रियम थिकनेस है वो बढ़ जाती है, और वो मतलब 20 से ऊपर पहुंच जाती है। तब जब फिर कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ महीने 2-3 महीने के बाद ना उसको एक बार स्टार्ट होते हैं, फिर वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, और फिर वो बिल्कुल होते ही नहीं 2-3 महीने के लिए, फिर उसको ना डीएनसी करानी पड़ती है। तो इस ऐसे पेशेंट को मैं कैसे ट्रीट करूं? कोई डॉक्टर साहब कोई ये हिस्ट्री नहीं है ना, तो उनको थायराइड की हिस्ट्री है ना, कोई और कोई ऐसी पीएसओडी की हिस्ट्री, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है डॉक्टर साहब उनका। वेट क्या है उसका, पेशेंट का सर वेट बताएंगे? हाँ वेट। डॉक्टर साहब वेट उनका 47 है। अच्छा, एज 38 एज। है, वेट 47 है ना? 38 यस एज है यस ना यस सर? डॉक्टर साहब, वेट बड़ी पतली सी, हाँ। और यस यस बच्चे डॉक्टर साहब, कितने, हाँ जी। बच्चे कितने हैं उनके पास? बच्चे हुए हैं उनको ना? दो। कितने हाँ बच्चे जी हाँ हुए? जी, दो बेटे हैं डॉक्टर साहब उनके। दो और बेटे हैं डॉक्टर नॉर्मल, साहब। नॉर्मल डिलीवरी थी कि हाँ जी हाँ सिजेरियन? जी। नॉर्मल। नहीं डॉक्टर साहब नॉर्मल थे उनके। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जी जी। और वो उनकी डॉक्टर कोई साहब एक हिस्ट्री उनके है? बेटे को ना डाउन सिंड्रोम है, एक बेटे को उनके डाउन सिंड्रोम है। जी सर। कोई कंट्रासेप्शन की हिस्ट्री है क्या सर? कंट्रासेप्शन खाया है क्या बच्चों के ना होने के लिए, या कुछ उस नहीं नहीं तरह का डॉक्टर साहब वो मेडिकेशन? भी हिस्ट्री नहीं है नहीं डॉक्टर साहब ऐसा वो तो नहीं हिस्ट्री है नहीं, कि बट डॉक्टर मॉडर्न साहब हाँ डॉक्टर? ये है क्योंकि हाँ जी, बताइए जी। डॉक्टर साहब हाँ इसलिए डॉक्टर साहब ये है ना, जैसे कि बेटे को डाउन सिंड्रोम है, तो थोड़ी सी उसको स्ट्रेस तो है पेशेंट को। हाँ हाँ, वो तो नॉर्मल सी बात है। बड़े वाले को है कि छोटे जी। वाले को है? बड़े वाले को कि छोटे वाले को? डॉक्टर साहब बड़े वाले का डॉक्टर साहब, पहले जी बेटे जी को। जी। और उसके अलावा जी। जैसे कि ऐसा होता है क्या, कभी कभी इन्होंने विड्रॉल के लिए हार्मोन्स वगैरह भी खाए हो पहले कभी? मतलब हार्मोन की कोई हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं है कि हार्मोन टेकिंग हो उनकी? नहीं डॉक्टर साहब ऐसी कोई हिस्ट्री, मैंने उनसे पूछा था कि पहले कोई टेबलेट लेसन से लिया है, कोई एमटीपी या न कोई जो टेबलेट मलाडी वगैरह कोई, वो भी डॉक्टर साहब नहीं, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव कोई ऐसी नहीं ली उन्होंने ऐसा। ठीक है सर। अब जैसे इन्होंने इन्होंने वो कराई होगी, जैसे आप बता रहे डीएनसी कराई होगी, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स कितने टाइम करा ली? डॉक्टर साहब वो कहते हैं भी साल में हमें कम से कम 2 बार करानी पड़ती है, और ये कितने 3 साल कितने से बार चल करा? रहा है। अच्छा। हाँ जी इसमें 5 साल उन्होंने बाद। उसके उसके बाद सर एक देखिए ऐसा होता है ना, जब कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट करती है तो वो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भी भेजती है उस टिश्यू को। उसकी भी जी स्टडी, डॉक्टर साहब। उसकी भी स्टडी की रिपोर्ट होगी उनके पास। आप एक बार हिस्ट्री हाँ, लेंगे, फिर से उनसे बात करेंगे तो बात करिएगा। दूसरी जी। बात क्या है ना सर, ये मेन वही है, इसमें क्या हो रहा है कि हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है। मतलब क्या है कि ये हम्म धात्वाग्नि तक लेवल तक आपको इस पे काम करना होगा। और जैसे आपने बताया कि पेशेंट की मनोचिकित्सा भी बहुत जरूरी है इसमें, है ना? एक तो हाँ जी। प्रॉब्लम है ही डाउन सिंड्रोम वाली। आप यहाँ पे जी सबसे पहले मेरे हिसाब से दीपन पाचन करिए इनका, और हम मृदु विरेचन दीजिए। और फिर इसके बाद जी। जब आपको लगे कि दीपन पाचन और मृदु विरेचन हो गया है, तो नस्य चिकित्सा शुरू कर दीजिए। जी डॉक्टर और साहब, डॉक्टर साहब मैंने कर रखा है उसका बस। नस्य चिकित्सा के साथ में थोड़ा सा, जैसे हम अक्सर बताते हैं नस्य चिकित्सा में, यहाँ पे पेशेंट को जो है आपको स्टार्ट करने के लिए पीरियड उसको टाइमली स्टार्ट होना है। क्योंकि उसको आपने ओवरी की जी अल्ट्रासोनोग्राफी में जो उसकी ओवरी की कंडीशन है उसके बारे में आपने नहीं बताया। एंडोमेट्रियल थिकनेस तो आपने बता दी, लेकिन ओवरी दोनों क्या डॉक्टर है, साहब किस नॉर्मल किस है। साइज में बता रहे? जी
जी डॉक्टर साहब नॉर्मल साइज में थी, बट एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम अब क्या है उनका, पर उसमें नॉर्मल स्टडी लिखा हुआ था डॉक्टर साहब उसमें। ठीक है सर। तो उसमें आपको क्या करना है, पेशेंट को थोड़ा सा स्टार्टिंग में अच्छे से दीपन पाचन देना है। और दीपन पाचन में अगर आप चाहेंगे तो जी जैसे अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, सर ने बहुत अच्छे से भी एक योग भी बताया है। और नहीं तो हम निशोथ वगैरह का यूज जी जैसे करते आए हैं, निशोथ के साथ थोड़ा सा पंचतीर्थ घृत का यूज करेंगे। और उसके साथ हम इनको यहाँ पे जी कुमारी आशा ऐड ऑन करेंगे, है ना। और उसके साथ में अगर हम हाँ जी देना चाहेंगे तो जैसे हम उसमें देते हैं कि नस्य चिकित्सा करेंगे, तो नस्य में अगर आप दे सकते हो तो यहाँ पे इनको स्टार्टिंग में जैसे स्टार्टिंग में पंचतीर्थ घृत से नस्य दे सकते हैं। और पंचतीर्थ घृत अच्छा से नस्य देने के बाद में और उसके 15 डेज के बाद में उसको फिर जो है वो थोड़ा सा उसको तीक्ष्ण नस्य चाहिए होगा। तीक्ष्ण नस्य का मतलब जैसे कि हम अदरक सरस का नस्य बताते हैं, है ना। या फिर जी शतपुष्पा तेल में भी हम अदरक सरस का नस्य मिला देते हैं। उस तरह की जी नस्य थेरेपी करिए। उसके अलावा उसको थोड़ा सा जैसे हम स्टिमुलेट करते हैं लीवर को, तो वहाँ कुटकी या फिर कालमेघ, अभी शुरुआत में कालमेघ पे ही रखिए उसको। और थोड़ा कुबेराक्षादी बट्टी। ओके और इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा हम जी ऐड करना चाहेंगे स्वर्णगैरी, त्रिवंग, गिलोय, सत्व। ठीक है सर। जी और बाकी अपने अकॉर्डिंगली भी जी आप डॉक्टर लघु साहब बसंत मालती, नृपति नृपति वल्लभ, ये दोनों आप डालिए इसमें, थोड़ा गृहिणी पे भी काम करिए। और जी उसके डॉक्टर बाद साहब इनको जो दीजिए आप मात्रा बस्ती पे रखिए। अगर पेशेंट आपके पास आ जाए और इसको कर सके तो आप इसको मात्रा बस्ती पे रखिए। और मात्रा बस्ती में स्पेशली इसको जो है आप दशमूल क्वाथ और हाँ जी शताब्दी तेल, शताब्दी तेल का इससे इसकी मात्रा जी बस्ती डॉक्टर करिए। हम जी, पुष्पा तेल से पॉसिबल हो तो योनि पूर्ण करिए। ठीक है डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब लगातार थैंक यू करके 2 महीने 3 महीने बताइए जी। हाँ जी हाँ जी इसमें आप नाभि पूरण भी कर सकते हैं पेशेंट का, अधोदर पे रचना लेपन भी किससे कर करें सकते हैं। शतपुष्पा बस तेल ले नाभि पूर्ण लीजिए। के लिए क्या यूज शतपुष्पा तेल से नाभि पूरण अच्छा करिए, अधोदर लेपन करिए, शतपुष्पा तेल से करिए। ठीक ठीक नर्स जी डॉक्टर थैंक यू जी। आप लोग को और किसी को अंजना मैम से कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर। वर्षा मैम, गंगवार सर, सुरेंद्र शर्मा जी, कुछ पूछना है मैम से? कोई केस? शशि मैम, किसी को पूछना है अंजना मैम से तो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना? पूछना है वर्षा मैम। मुझे पूछना है। थोड़ा सा आप नेटवर्क एरिया में, वर्षा मैम नेटवर्क एरिया में, ये आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ हेलो, अभी आ रही है सर? अभी बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ हेलो हाँ जी अंजना मैम आपसे प्रणाम सर, प्रणाम मैम। हाँ बताइए मैम, बताइए। हाँ, जी मैम। वो सर जैसा ही एक केस है, लेकिन वो लड़की मेरी है अभी 18 साल की, और जी उसको भी ऐसे ही हो रहा है मैम। वो मतलब उसने डीएनसी तो नहीं कराई है, लेकिन वो हार्मोनल पिल्स लेती है, विड्रॉल ब्लीडिंग कराती है, तो आ जाते हैं और फिर रुकते नहीं है। फिर रोकने के लिए भी दवाई लेती है, उसके बाद 3 महीने तक आते ही नहीं है, 3-4 महीने तक। फिर वो दोबारा दवाई लेगी तब आते हैं। ऐसा चल रहा है अभी उसका। आपने तो ट्रीटमेंट दिया होगा उसको, क्या क्या दिया आपने? तो जरूर दिया होगा ना, क्या ट्रीटमेंट दिया? आप तो अच्छा ट्रीटमेंट देते हो। अभी तो शुरुआत में नहीं मैम, अभी तो शुरुआत में बस यही दिया है, आरोग्य वर्धिनी और कुमारी आसव और एक ये विरेचन, मतलब स्वादिष्ट विरेचन चूर्ण बस। और उसको बोला है सोनोग्राफी करा के आने के लिए। चलिए ठीक है। अभी अच्छा किया है आपने, दीपन पाचन कर ही दिया है और थोड़ा सा विरेचन कर दिया है। हमारी आसब भी जी अच्छा इफेक्ट करेगा। और आने दीजिए जी मैम। रिपोर्ट उसकी। एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो शेयर करिएगा। उसका वेट कितना है, हाइट कितनी है, वेट BMI है कितनी है। 44। हाँ बीएमआई मैम नॉर्मल रेंज में ही आ रही थी, मैंने उस टाइम अपने और हिसाब से उसके निकाल मदर के देखा हिस्ट्री ले लीजिएगा कि पेरेंट्स को शुगर उगर तो नहीं है, या दादी दादा कोई फैमिली हिस्ट्री में शुगर उगर की प्रॉब्लम तो नहीं रही है उसको। ये भी एक हिस्ट्री ले लीजिएगा। अच्छा आने जी दीजिए मैम। रिपोर्ट, कल तक आ जाएगी। आप जब भी रिपोर्ट लेके आएगी तो शेयर करिएगा, फिर डिस्कस करते हैं ग्रुप में। ठीक है मैम, ज्यादा अच्छा रहता है ना। और थोड़ा हिस्ट्री जी और जी डिटेल कर लीजिए कि फैमिली हिस्ट्री भी कर लीजिए। मदर की भी जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री होती है ना, मदर की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी ले लेना चाहिए। उसका डिपेंड हाँ बच्चे मैम, पे मैंने बहुत अपनी तरफ डिपेंड। से जी मैम जी ली थी, लेकिन वो उसकी मदर की हिस्टेक्टोमी हो गई बहुत पहले, तो उन लोग को पता नहीं है। और वो सिस्टर में 2 बहनें हैं, तो वही बड़ी है, तो अब बाकी तो ऐसे कोई अभी नहीं लेकिन पता मदर चला। तो होंगी ना, मदर तो होंगी।
हाँ जी मैम। मदर को बुला लीजिए ना वो पर्सनली, वो लोग अपनी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री बता देती है, कितनी भी एज की होंगी लेकिन मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को याद ही रखती है मदर लोग, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट जी मदर मैम। से बात कीजिए जी, उसका भी पता चलता है। वो मतलब मदर की हिस्ट्री जो है वो बच्चों में मिलती है कभी कभी, है ना, कभी कभी नहीं भी जी मिलती, जी लेकिन एक बार पूछना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलेगी ना, एंडोमेट्रियल थिकनेस क्या है, हमें ओवरी कैसी है जी उसकी, है ना, जी और लीवर वगैरह के बारे में भी एक आइडिया तो हो ही जाता है अगर आपने जनरल जनरल कराया होगा तो, पूरा होल एब्डोमेन कराया होगा तो फिर उससे और थोड़ा सा आप डिस्कस कर लीजिए, पॉइंट्स और देख होल लीजिए, आपको एब्डोमेन ही। जानते हैं। हाँ, जी मैम। वो बहुत जरूरी होता है, उसको एक बार देख लिया जाएगा तब डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। जी मैम। जी थैंक यू मैम। एक और केस था मैडम, आपसे मैंने पूछा था कि एक लड़की है जो पिंपल्स के लिए आई थी मेरे पास, हाँ और उसके हाँ मेंसेस ही नहीं आ रहे थे, मतलब ऑनसेट हुआ फिर उसके बाद से नहीं आए 1 साल से। तो उसको मैंने यही रसपाचक और आरोग्यवर्धिनी और एक और क्या दिया था, कोई सिरप और दी थी, याद नहीं आ रहा। तो उससे उसके 15 दिन में आ गए, जी, अभी आ और गए, मतलब ब्लीडिंग छुटी है। ऐसे भी तो ठीक हो अब मैं जाएंगे उसको क्या दूं, मतलब उसके पिंपल्स। जी। अच्छा। उसके अगर आप अच्छा, लगातार अब अलग से कुछ नहीं करना हाँ पड़ेगा मुझे। पीरियड्स अगर रेगुलर हो जाए, नहीं तो आप देखिए अगर उसके पीरियड्स किस तरह के थे ना, मतलब उसकी क्वांटिटी न सामान्य जी। थी या कम थी, और ये हाँ, अगर वो जैसे अभी अभी इस फिर बार आए हाँ हैं तो नॉर्मल थी बोल रही है, पूरे 5 हाँ दिन गए हैं और ठीक गए। हाँ, तो जैसे मैं बताती हूँ ना, आफ्टर मेंस के बाद, सिजेशन ऑफ मेंस के बाद नस्य चिकित्सा शुरू करिए, ये डीपन पाचन तो आपने करा ही होगा, है ना। तो हाँ उसकी जी मैम। जी नस्य चिकित्सा शुरू करिए। इसकी नस्य चिकित्सा समझा सकते हैं ना पेशेंट को, आप जो भी तेल ले सकते हैं, शतावरी तेल, शतपुष्पा तेल, है ना, इस तरह का जो थोड़ा सा हम हार्मोन्स जो हम मानते हैं कि इसमें जो फाइटोस्ट्रोजन मिलते हैं, उस तरह का तेल इनको जी जी नस्य के दीजिए, नाभि पूरण दीजिए, थोड़ा सा पादतल अभ्यंग लगाइए, जैसे कहते हैं तल हृदय मल पे हम हल्का सा मालिश करवा लेते हैं। और उसके बाद में जी मैम। जो है फिर पुष्प धनवरस ऐड करिए यहाँ पे, कुबेर अक्षरी ऐड कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप आरोग्यवर्धिनी पे रख सकती हैं, उसके बाद पुष्पधन डाल दीजिए, लघु वसन मालती डाल दीजिए, थोड़ा सा कालमेघ या फिर कुटकी में से एक ऐड करिए, है ना। तो थोड़ा सा नमुस्ता नागर जी मोथा मैम। बहुत अच्छा काम करेगा, थोड़ा गिरोय सत्व काम करेगा, है ना। देन उसके बाद चंद्रप्रभा वटी का जी भी मैम। रोल मिलेगा आपको। तो उस तरह से आप इसको स्टार्ट करिए, लेकिन नस्य चिकित्सा कम से कम पीरियड आने के बाद से लेके और जैसे हम लोग मानते हैं 10 से 12 दिन तक दे सकते हैं ऐसे पेशेंट में, क्योंकि इनको ओव्यूलेशन तो होगा लेकिन हमारी नस्य से ही स्टिमुलेशन होगा। और ओम का जाप बहुत जरूरी है, वो हम बताते हैं, आप बताए नहीं, और डाइट्स को भी थोड़ा सा जंक फूड वगैरह से अवॉइड करिए। हाँ हाँ, इतना तो करवा दिया मैंने। जी तो आसन कराइए, है ना। और इसकी भी रिपोर्ट, इसकी भी देखिए कि अंदर की स्थिति क्या है, ब्रश की बॉल। सबसे पहले तो एंडोमेट्रियम पे काम करना होगा, है ना। एंडोमेट्रियम थिकनेस ही मेन हमारे पास वो रहता है, क्योंकि वो थिकनेस अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, नॉर्मल से कम है तो भी प्रॉब्लम। तो भी नॉर्मल होनी जी होगी मैम। तो अच्छे से काम कर पाएंगे। बस्ती कर जी सकती है, मैम। अगर पेशेंट आपके पास आए तो मात्रा बस्ती भी देखी करके, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, रेगुलर हो जाता है। जी मैम। क्योंकि यहाँ पित्त भी कुपित है आपका, है ना, जब आ रहा है तो आता जाता है ना। इसके लिए वायु का हाँ जी। अनुलोमन करना पड़ेगा और पित्त जी को भी मैम। शांत करना पड़ेगा। जी मैम, तो बस ही उसको कब से कब तक दूंगी मैं? पीरियड सजेशन के बाद ही, जैसे अब 15th मेंस्ट्रुएशन डे बंद से? हो गया, हाँ, तो उसके अच्छा। सेवेंथ डे से शुरू कर दीजिए, और आप 7 दिन की बस्ती कर दीजिए, 8 दिन की मात्रा बस्ती कर दीजिए। जी मैम। जी ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है अंजना मैम से? सुरेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आपने अनम्यूट किया है, कुछ पूछना है आपको? सॉरी नहीं? सर, वो गलती से अनम्यूट हो गया था। एक्चुअली क्या है कि मैं इस टाइम ट्रेवलिंग में रहता हूँ, थोड़ा सा हमारी व्यवस्था थोड़ी सी ऐसी डिस्टर्ब है, तो कोई मैं बात आपसे बात नहीं कर पाता हूँ। एक्चुअली वो ट्रेवलिंग में कई बार क्या हुआ है, नेटवर्क है नहीं है ऐसा रहता है ना, ठीक है, तो बीच में छूट जाता है सर, तो थोड़ा सा अभी ऐसा ही चल कोई रहा है सर। बात नहीं सर, अपना ध्यान जी रखिए जी सर, आप हमारे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सर आप। जी, थैंक यू सर, प्रणाम थैंक सर। यू, प्रणाम। आप लोग को और कुछ बात करना है, पूछना है, बात करना है? नहीं करना है तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, और आप लोग खा पी के सो जाइए अच्छे से, और सुबह का 7 बजे का लेक्चर में जरूर आइएगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। हम सेशन अब बंद करते हैं।
सभी को प्रणाम।